नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की चीजें जैसे फ्यूल, प्लास्टिक या फिर जो दवाएं जान बचाती हैं, ये सब आणविक यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर बनती कैसे हैं? देखिए, इसका राज छिपा है दुनिया की सबसे छोटी कंस्ट्रक्शन किट को समझने में। तो आज चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो आज का एजेंडा कुछ ऐसा है। हम केमिस्ट्री के बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखेंगे, फिर एल्केन्स और एल्कीन्स यानी उनके स्थिर और रिएक्टिव फॉर्म्स को समझेंगे। इसके बाद कुछ खास कंस्ट्रक्शन मेथड्स पर नजर डालेंगे और आखिर में एक छोटी सी मैनेजमेंट ब्रीफिंग और क्विज होगी। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, ये बिल्कुल एक लेगो किट जैसा है। हमारे पास अलग अलग तरह के ब्लॉक्स हैं यानी अणु, और उन्हें जोड़ने के कुछ नियम हैं जिन्हें हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अगर इन बेसिक रूल्स को समझ लिया जाए तो हम फ्यूल और प्लास्टिक से लेकर दवाइयों तक लगभग कुछ भी बना सकते हैं। सारा खेल सही टुकड़ों को सही तरीके से जोड़ने का ही तो है। तो चलिए अब अपने किट के सबसे पहले और सबसे सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू करते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ बनता है। तो ये एल्केन्स क्या हैं? ये हमारे कंस्ट्रक्शन सेट की सबसे बेसिक सीधी ईंटों की तरह हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बने होते हैं जो मजबूत सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे दो लेगो ब्रिक्स को एक दूसरे से कसकर जोड़ दिया हो। बस वही है सिंगल बॉन्ड। और इसी मजबूती की वजह से ये किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी बनते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मीथेन। ये सबसे सिंपल एल्कीन है। देखिए, एक कार्बन एटम है जो चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन एटम से घिरा हुआ है। इसका शेप कितना सिंपल और मजबूत है ना? ये हमारी किट की वो एक डॉट वाली लेगो ईंट है। एकदम बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी। अच्छा, तो मैनेजमेंट के नज़रिए से क्या ध्यान रखना है? बस ये कि एल्केन्स बहुत स्टेबल होते हैं। इन्हें पैराफिन भी कहते हैं, जिसका लैटिन में मतलब होता है कम आकर्षण। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आसानी से किसी से रिएक्ट नहीं करते। ये मजबूत है, भरोसेमंद है और बड़ी चीज़ें बनाने के लिए एक बेहतरीन फाउंडेशन का काम करते हैं। लेकिन हाँ, ये खुद से ज़्यादा कुछ नया नहीं बनाते। और इसी स्टेबिलिटी की वजह से ये हर जगह मौजूद हैं। सोचिए, जेट फ्यूल से लेकर हमारे गाड़ी के इंजन ऑयल तक, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक्स और पेनिसिलिन बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। इनका रिएक्ट ना करने वाला नेचर ही इन्हें इन सब कामों के लिए परफेक्ट बनाता है। तो ठीक है, एल्केन्स हो गए हमारे स्टेबल फाउंडेशन। अब बात करते हैं हमारी अगली ईंट की। ये हैं एल्कीन्स, यानी वो कनेक्टर्स जो हमें सच में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने की पावर देते हैं। तो एल्कीन्स में एक सीक्रेट वेपन होता है और वो है डबल बॉन्ड। इसे एक सिंगल मजबूत जोड़ के बजाय दो कार्बन एटम्स के बीच एक लचीले लेकिन बहुत रिएक्टिव हिंज या कब्जे की तरह समझिए। और यही हिंज वो जगह है जहां सारा एक्शन होता है। यही वो कनेक्शन पॉइंट है जिससे नई चीजें बनाई जाती हैं। तो इन दोनों में मेन फर्क क्या हुआ? एल्केन्स स्टेबल हैं, रिएक्ट नहीं करते और सैचुरेटेड हैं, मतलब उनमें नए कनेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एल्कीन्स कम स्टेबल हैं, रिएक्टिव हैं और अनसैचुरेटेड हैं, मतलब उनका जो डबल बॉन्ड है वो एक एक्शन साइट है जो नए टुकड़े जोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो सीधा साधा हिसाब है, एक है फाउंडेशन और दूसरा है कनेक्टर। चलिए, तो अब हमारे पास हमारी ईंटें तो आ गईं, एक स्टेबल फाउंडेशन और एक रिएक्टिव कनेक्टर। अब वक्त है इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखने का, मतलब वो केमिकल रिएक्शंस जो इन ईंटों को आपस में जोड़ते हैं। एक बेसिक टेक्निक है हैलोजिनेशन। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक स्टेबल एल्केन फाउंडेशन में कुछ बदलाव कर रहे हैं। ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला, इनिशिएशन यानी शुरुआत, जो एक चिंगारी से होती है। दूसरा, प्रोपोगेशन यानी प्रसार, जहां एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और एटम्स अपनी जगह बदलते हैं। और आखिरी में टर्मिनेशन, जब रिएक्शन पूरा होकर रुक जाता है। लेकिन यहाँ एक बिजनेस चैलेंज आता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्शन प्रोसेस 80% एक प्रोडक्ट बना रहा है और 20% दूसरा। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि हमें ज्यादा कीमती वाला प्रोडक्ट ही मिलेगा? अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री में इसके लिए कुछ नियम हैं। मिलिए सेटसेफ के नियम से। ये एक तरह का रूल ऑफ थंब है जो कहता है कि नेचर भी बिल्कुल बिजनेस की तरह सबसे स्टेबल नतीजा पसंद करती है। जैसे इस केस में रिएक्शन 80% बार 2-ब्यूटीन बनाता है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल और बैलेंस्ड स्ट्रक्चर है। ये एक तरह से एफिशिएंसी को पहले से प्रिडिक्ट करने जैसा है।
फिर आता है मार्कोव-निकोव का नियम। ये बताता है कि कोई नया कंपोनेंट आखिर जुड़ेगा कहाँ। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, अमीर और अमीर बनता है। मतलब नया एटम उस कार्बन से जुड़ना पसंद करता है जिसके पास पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। इससे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में एक्यूरेसी बनी रहती है। और अब एक पावर टूल की बात करते हैं, डील्स-एल्डर रिएक्शन। ये टेक्निक कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में इतनी जबरदस्त है कि इसके खोजकर्ताओं को नोबेल प्राइज तक मिला। आज की तारीख में कई मॉडर्न दवाइयों का आधार यही रिंग स्ट्रक्चर्स हैं और इसी वजह से ये फार्मा इंडस्ट्री में एक बहुत ही कीमती टूल माना जाता है। तो ठीक है, हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए, कनेक्टर्स भी समझ लिए और कुछ कंस्ट्रक्शन मेथड्स पर भी बात कर ली। अब वक्त है एक क्विक ब्रीफिंग और क्विज का, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के हो जाएं और कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहला सवाल, हमारी लेगो किट वाली एनालॉजी को ध्यान में रखते हुए एक एल्केन और एक एल्कीन के बीच फंक्शनल लेवल पर मेन डिफरेंस क्या है? जवाब ये है कि एल्केन एक स्टेबल फाउंडेशन है, हमारी सीधी वाली ईंट, जबकि एल्कीन में वो रिएक्टिव डबल बॉन्ड होता है, हमारा स्पेशल कनेक्टर पीस, जो आगे कुछ भी बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगला सवाल, हमने एक रूल ऑफ थंब की बात की थी जो ये प्रिडिक्ट करने में मदद करता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। तो वो कौन सा नियम था? वो था सेथ-जेफ का नियम। ये हमें बताता है कि रिएक्शन हमेशा ज्यादा स्टेबल यानी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने की तरफ झुकेगा। बिजनेस आउटकम प्रिडिक्ट करने के लिए एक बहुत काम का टूल है। और आखिरी सवाल, हमने एक नोबेल प्राइज विनिंग पावर टूल रिएक्शन की बात की थी। वो किस तरह के हाई वैल्यू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए खास तौर पर काम आता है? जवाब है कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर्स। ये रिंग्स कई दवाइयों की रीढ़ की हड्डी होती हैं और इसीलिए डील्स-एल्डर रिएक्शन फार्मा R&D और मैन्युफैक्चरिंग में इतना ज्यादा जरूरी प्रोसेस है। तो ये थी दुनिया की सबसे छोटी कंस्ट्रक्शन किट की एक बेसिक समझ। स्टेबल फाउंडेशन, रिएक्टिव कनेक्टर्स और कुछ जरूरी नियम। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, ये इनोवेशन का एक ब्लूप्रिंट है। तो अब सवाल ये उठता है, इस जानकारी के साथ अगला बड़ा आविष्कार क्या होगा?